Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about interferential therapy. It is also known as IFT. सो व्हाट इज़ इंटरफेरेंशियल थेरेपी। तो इसका जो एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, उसे कहते हैं IFT, दैट इज़ इंटरफेरेंशियल थेरेपी। तो ये एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट होता है जो कि हम इलेक्ट्रोथेरेपी, जो कि एक ब्रांच है फिजियोथेरेपी की, सब्जेक्ट है, उसमें हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम करंट यूज़ करते हैं। अब करंट में वी यूज़ ऑल्टरनेटिंग करंट इन दिस थेरेपी। तो इसमें हम हाई फ्रिक्वेंसी करंट का यूज़ करते हैं और उससे हम एक मीडियम फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज इंटरफेरेंशियल थेरेपी। सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर नेमेक इन अर्ली 1950s। इन्होंने ये क्यों डिस्कवर किया? बिकॉज ही वॉन्टेड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय लो फ्रीक्वेंसी करंट वाइल मेंटेनिंग देयर क्लेम्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट। अब अगर आपने लो फ्रीक्वेंसी करंट्स के बारे में पढ़ा होगा तो यू वुड बी नोइंग कि वो डिस्कम्फर्ट कॉज करते हैं पेशेंट को। तो इन्होंने सोचा, जो डॉक्टर नेमेक थे, इन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे लो फ्रीक्वेंसी करंट या मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट का मैं पेशेंट को थेराप्यूटिक इफेक्ट दे पाऊं विदाउट द डिस्कम्फर्ट कॉज टू देम। As the low frequency current is the result of interference of two different medium frequency current, it is named as interferential current। क्योंकि इसमें हम दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके एक थर्ड न्यू फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है इंटरफेरेंशियल करंट। तो इसमें एक मीडियम फ्रीक्वेंसी का करंट यूज़ करते हैं हम, उसको हमने नाम दिया A फॉर एग्जांपल, एंड देन एक दूसरी फ्रीक्वेंसी का करंट है, उसको हमने नाम दिया B। अब इन दोनों के मिक्सचर से बनता है एक तीसरा करंट, उसको हमने नाम दिया है C। तो जो ये C वाला करंट जो हमारा बना है, ये हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट देगा इन द IFT। बट हमें दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ करने की ज़रूरत क्या है? हम सीधा ही वो वाला कर देते हैं। तो यूज़ क्यों करने की ज़रूरत है हमें? क्योंकि मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट जो होते हैं, इनका जो स्किन का रेजिस्टेंस होता है वो लोअर होता है, यानी कि इनका जो इम्पिडेंस होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द लो फ्रीक्वेंसी करंट। Using a medium frequency, a more tolerable penetration of current through the skin is possible। इसलिए we use medium frequency current than low frequency current। अब अगर मैं पैरामीटर्स की बात करूं IFT के, तो इसमें जो करंट टाइप है, हम इसमें टू ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं, जो कि एक हमें सिंगल करंट बना के देता है। प्री मॉड्यूलेटेड आउटपुट इज बेस्ड ऑन अ सिंगल ऑल्टरनेटिंग करंट। Current flow in amplitude is 1 to 100 milliampere and in RMS is 0 to 50 milliampere। वोल्टेज रहती है इसकी 0 to 200 वोल्ट। कैरियर फ्रीक्वेंसी को हम फिक्स करते हैं एट 2500 to 5000 हर्ट्स। बीट फ्रीक्वेंसी इज 0 to 299 हर्ट्स एंड स्वीप फ्रीक्वेंसी इज़ 100 to 500 माइक्रोसेकेंड। अब ये सब क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इट इज़ जस्ट द बेसिक पैरामीटर अबाउट IFT। So this is how the wave form of interferential therapy looks like। अब आउटपुट मॉड्यूलेशन में क्या हो सकता है? बीट फ्रीक्वेंसी, बर्स्ट ड्यूटी साइकिल, इंटर बर्स्ट इंटरवल, स्वीप, वेक्टर स्कैन, प्री मॉड्यूलेशन, रैम्प एंड इंटेंसिटी। IFT प्रोडक्शन। तो बच्चों अभी हमने बात करी थी कि हम दो करंट देते हैं, उससे हम एक तीसरा करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जो एक चैनल होता है वो प्रोड्यूस करता है कांस्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव। उसमें जो उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है वो रहती है 400 to 500 हर्ट्ज। और जो दूसरा वाला चैनल होता है, यानी कि जो मीडियम B था, जो B वाला था, उसमें हम एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। अब उन दोनों के मिक्सचर से एक तीसरा करंट बन रहा था, तो वो जो फ्रीक्वेंसी आई वो किस रेंज में रहती है? 1 से 299 हर्ट्ज के बीच में। समझे? एक हमारा कांस्टेंट वाला है वो हमेशा 4000 और 5000 हर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। जो दूसरा वाला चैनल है वो उसकी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, ऊपर नीचे होती रहेगी, और इन दोनों के मिक्सचर से एक तीसरा करंट बनेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा रहेगी बिटवीन 1 to 299 हर्ट्ज। तो एक चैनल है जिसकी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, मान लो 5000 पे मैंने फिक्स करी है, ठीक है, और जो दूसरा चैनल है उसकी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो दिस इज़ नोन एज द कैरियर या फिर इंट्रिंसिक फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो मैंने जो मैंने आपको बताया कि जो तीसरा करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है हमेशा 1 to 299 हर्ट्ज। तो जो ये करंट आता है इसको हम कहते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहते हैं हम बीट फ्रीक्वेंसी,
ठीक है। तो अगर मुझे 1 हर्ट्ज़ की बीट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो जो फिक्स्ड वाला है उस पर मैंने 5000 हर्ट्ज़ फिक्स किया, और जो दूसरा वाला चैनल है जो कि वेरिएबल वाला था उसके ऊपर मैं 5001 हर्ट्ज़ फिक्स करूँगी। तो जो मेरी बीट फ्रीक्वेंसी होगी इन दोनों को माइनस करके कितनी आ गई, 1 हर्ट्ज़। अगर मुझे ऐसे ही 100 हर्ट्ज़ चाहिए तो A माइनस बी, यानी कि एक तरफ 5000 एक तरफ 51000 हर्ट्ज़, बीट फ्रीक्वेंसी मेरी आ जाएगी 100 हर्ट्ज़। Now the interference pattern. So interferential generators combine constructive and destructive interference pattern to form a continuous interference pattern. अब देखो जो हमारा इंटरफेरेंस करंट होता है ना, ये जो हम IFT की बात कर रहे हैं, तो इस पे हमें 3 पैटर्न देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एंड कंटिन्यूस। अब ये तीनों मिलके हमारा IFT का जो करंट होता है वो प्रोड्यूस कराते हैं। अब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न होता है इसमें क्या होता है, व्हेन टू इलेक्ट्रिक करंट, ये देखो आप इमेज से देखो, जैसे आपको ये इमेज दिख रही है, इसमें जो करंट है वो परफेक्ट फेज में है, यानी कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो जो इसका सम है वो इक्वल है दोनों पार्ट्स का मिला के, ठीक है। देन हम बात करते हैं हमारे डिस्ट्रक्टिव पैटर्न की। तो इसमें अगर आप इसकी इमेज देखोगे, अब ये कंस्ट्रक्टिव वाले से एकदम डिफरेंट है। तो 2 करंट्स आर परफेक्टली आउट ऑफ फेस। द पॉजिटिव पीक ऑफ द फर्स्ट वेव फॉर्म अकर्स एट द सेम पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल बेसलाइन एज द नेगेटिव ऑफ द सेकेंड वन। When 2 waves meet, amplitude cancel out each other resulting in a wave intensity of 0. अब ऊपर नीचे वाले मिलके क्या है, कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर का पॉजिटिव नीचे के नेगेटिव के साथ मिल रहा है और नीचे का पॉजिटिव ऊपर के नेगेटिव के साथ मिल रहा है। तो हमें इंटेंसिटी कितनी मिल रही है, 0. सो हियर आई हैव जॉट डाउन इट। देन द थर्ड इज द कंटिन्यूस वन। अब इसमें अगर आप इसकी इमेज देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा व्हेन 2 करंट्स हैव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। इसमें आप देख रहे हो इन दोनों करंट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, तो जो रिजल्टिंग वेव आई वो ऑल्टरनेट करती है बिटवीन दीज 2। तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। अब हम बात करते हैं बीट फ्रीक्वेंसी की या फिर बीट पैटर्न की। तो ये वही है जो मैंने आपको बताया था कि ए करंट और बी करंट से मिलके जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है, तीसरी वाली जो हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रही है, इट इज़ नोन एज दी बीट फ्रीक्वेंसी। ये देखो फॉर एग्जांपल मैंने ए को फिक्स किया 4000 पे और दूसरे को फिक्स किया 39 हर्ट्ज़ पे, तो मेरी बीट फ्रीक्वेंसी जो बीच में आएगी वो कितनी हुई, 100 हर्ट्ज़। सिमिलरली आप इसमें भी देख सकते हो। देन दी image is showing the constructive and destructive phase to produce the interferential current, beat frequency. Then the skin resistance. So capacitive skin resistance is inversely proportional to the frequency of current. अगर हमारा alternating current है जिसकी frequency 50 हर्ट्ज़ है तो उसको अप्रॉक्स 3000 ohms का resistance मिलता है skin पे। Increasing the frequency to 4000 Hz reduces the skin resistance to approximately 40 ohms. अब देख रहे हो फ्रीक्वेंसी का और स्किन के रेजिस्टेंस का इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। सो इंटरफेरेंशियल करंट एनकाउंटर्स लेस स्किन रेजिस्टेंस देन अदर लो फ्रीक्वेंसी फॉर्म ऑफ स्टिमुलेशन। इसीलिए हमें मीडियम फ्रीक्वेंसी IFT की ज़रूरत पड़ती है एंड IFT इज़ मोर कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू द डिलीवरी ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट्स। अब अगर मैं इसकी पेनिट्रेशन की बात करूं, द मीडियम फ्रीक्वेंसी कैरियर करंट पेनिट्रेट्स द टिश्यू विद वेरी लिटिल रेजिस्टेंस, आसानी से स्किन में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें इफेक्टिव स्टिमुलेशन मिलता है डीपर टिश्यूज़ का देन अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। बिना पेशेंट को डिस्कम्फर्ट दिए उसको कंफर्टेबल जोन में रखते हुए हम ज़्यादा अंदर तक जो IFT है वो पेनिट्रेट कर सकती है। देन इज़ द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। तो नॉर्मली ये रेंज करता है बिटवीन 15 to 30 मिनट्स, बट ऑब्वियसली पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। देन इज़ द इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है क्वाड्रिपोलर टेक्निक जिसको हम 4 पोल भी कहते हैं, देन इज़ द बाइपोलर और उसको हम 2 पोल टेक्निक भी कहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम क्वाड्रिपोलर टेक्निक की, ठीक है। तो इसमें हम 4 इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो पेनफुल एरिया है उसके चारों तरफ हम पेशेंट के लगा देते हैं ताकि जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो बीच में आए। जैसे कि आप देख रहे हो चैनल A को हमने अपोजिट में लगाया क्रॉस करते हुए, सेम हमने चैनल B को लगाया क्रॉस करते हुए, ताकि जो इफेक्ट है वो सेंटर में आए जहाँ पे पेशेंट को पेन है। देख सकते हो आप इस इमेज के अंदर। देन स्टैटिक इंटरफेरेंस पैटर्न। अब द इंटरफेरेंस इफेक्ट ब्रांच
off at 45-degree angles from the center of treatment in the shape of 4-leaf clover। तो इस पैटर्न को हम क्लावर लीफ पैटर्न भी कहते हैं, जिससे कि जहाँ पे पेशेंट को पेन है या फिर जहाँ पे पेशेंट को दिक्कत है वहाँ पे हमें मैक्सिमम ट्रीटमेंट का इफेक्ट मिले। हाउएवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इज इनकंसिस्टेंट, पोटेंशियली लीडिंग टू डिस्कम्फर्ट एंड डिक्रीज ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस। अब ये क्लोवर लीफ पैटर्न एप्लीकेशन है वही सेम जो मैंने आपको दिखाई थी। So when the electrodes are properly positioned, the stimulation should be felt only between the electrodes and not under the electrodes। मतलब कि जहाँ पे आपने अपनी इलेक्ट्रोड्स प्लेस किया ना, आपको इलेक्ट्रोड्स के नीचे कुछ नहीं फील होगा, बट जो बीच वाली जगह है, सेंटर वाली जगह है, पेशेंट को वहाँ फील होगा। अगर इस तरीके से हो रहा है मतलब आपकी IFT बिल्कुल सही काम कर रही है, बिल्कुल सही तरीके से आपने लगाई है। अगर नहीं है, दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो द इंटरफेरेंस इफेक्ट covers only part of the area between the electrode. In case in which the pain is diffuse, maximal pain reduction may not occur. Then is the dynamic interference pattern. So this problem can be reduced through reducing the interference effect area। अब देखो, जैसे कि मैं पेशेंट को बोलूँ आपको कहाँ दर्द है, मुझे एक फिंगर रख के बताओ, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेशेंट हमसे कहता है कि नहीं मुझे तो पूरे में ही दर्द है, मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि मुझे सिर्फ यहीं दर्द है ना। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम IFT दे सकते हैं, और IFT का डायनेमिक इंटरफेरेंस पैटर्न के थ्रू हम दे सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना IFT 4 पुल, वेक्टर स्कैन, वेक्टर लगा दो, रोटेट कर दो, तो ये सारे टर्म्स हैं। तो अगर पेशेंट को आपका डिफ्यूज़ पेन है तो उसमें आप IFT वेक्टर लगा के दोगे, क्योंकि इसके अंदर जो करंट होता है, जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, वो रोटेट करता है 45 डिग्रीज बैक एंड फोर्थ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जिसकी वजह से आपका जो लार्जर एरिया है वो कवर हो जाएगा। वेराज अगर आप सिंपल वाले मोड पे लगाओगे तो सिर्फ जो सेंटर वाला एरिया होगा इलेक्ट्रोड्स के बीच का, चारों इलेक्ट्रोड के बीच का, सिर्फ वहीं इफेक्ट आएगा, बट इस पर पूरे एरिया, लार्ज एरिया को कवर कर लेगा ये। So it is possible to move the area in which interference current is developed in a to and fro manner through 45 degree। इस पे आप कितने पर रखोगे, 45 डिग्री पे। So this dynamic area of interference is also called as vector sweep, vector scan, rotating vector, etc. So the available vector scans are 45, 90 and 360 degree। अब जो दूसरी टेक्निक आती है बच्चों, वो होती है हमारी बायपोलर टेक्निक। तो इसको हम 2 पोल IFT भी कहते हैं। तो इसमें जब हम बायपोलर टेक्निक यूज़ करते हैं IFT की, तो इसमें हम 2 चैनल का लगाते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं। So 2 channel are used within the generator with a single output channel applied to the tissue. Although the bipolar IFS does not penetrate the tissue as deeply as quadrupolar application, the result is a more precise mixing and distribution of current। तो ये हमारा ज़्यादा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन किसकी है, क्वाड्रिपोल की, यानी कि 4 पोल वाले की। When muscle contraction are the goal of treatment, bipolar electrode placement are used। So when the effects are targeted for one specific muscle, one channel is used and 4 electrodes are incorporated into a dual channel agonist antagonist treatment regime। तो यूजुअली जब हमें कोई मसल स्टिमुलेट करनी है, ठीक है, या फिर हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन है गोल, तो हम बायपोलर टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, देख सकते हो आप इस इमेज में। अब हम बात करते हैं बेस की। ये IFT में बेस क्या होता है? So this denotes the starting point of the waveform or the frequency from the neutral level. That is, if the base is set at 10 Hz, the waveform or the frequency cycle start from 10 Hz, reaching the peak and travel down. It now maintains a steady flow of current or a pause and again start from the 10 Hz zone to complete the next consecutive cycle। अच्छा, मैंने अब आपको पीछे वेवफॉर्म दिखाया था, साइकिल दिखाई थी कंस्ट्रक्टिव फेज, डिस्ट्रक्टिव फेज की, है ना, या फिर जो भी हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, तो ये बेस बना दिया कि इसके नीचे मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं जाएगी। जब भी IFT स्टार्ट होगा तो मेरा इतना फ्रीक्वेंसी है या फिर इतना मेरा वेवफॉर्म है, यहीं से हमेशा ये स्टार्ट होगा, तो दैट इज़ नोन एज द बेस ऑफ IFT। अब मैं बात करती हूँ स्पेक्ट्रम की। तो दिस डिनोट्स द रिक्वायर्ड पीक लेवल रीच ऑफ द वेव फॉर्म और द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम द बेस। यानी कि अब मैंने बेस को सेट किया था 10 पे, ठीक है, अब इससे कितना ऊपर जा सकता है, कितना ज़्यादा मेरा एम्पलीट्यूड हो सकता है, या फिर कितनी ज़्यादा मेरी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, उसे कहते हैं हम एक स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो इफ़ द स्पेक्ट्रम इज सेट एट 60 हर्ट्ज एंड द बेस बीइंग 10 हर्ट्ज, द साइकिल स्टार्ट फ्रॉम द बेस, यानी कि 10 पे शुरू होगी और 60 पे वो मैक्सिमम स्पेक्ट्रम सेट कर रखा है, तो वो 10 और 60 के ही बीच में घूमती रहेगी, तो इट इज़ द रेंज।
तो यूज़ ऑफ स्पेक्ट्रम हैज़ द एडवांटेज दैट द टिश्यू डज नॉट अडाप्ट टू अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड अकोमोडेशन प्रॉपर्टी इज़ प्रिवेंटेड। क्योंकि हमें पता है कि जब हम करंट यूज़ करते हैं तो पेशेंट को अकोमोडेशन या हैबिचुएशन हो जाता है। ऑल्दो ये दो टर्म्स अलग अलग होती हैं बट हम इनका सिनोनिमिकली यूज़ कर लेते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने ये स्पेक्ट्रम बनाया है, ये रेंज बनाया है। नेक्स्ट टर्म इज़ द स्वीप। अब ये टर्म भी आपने बहुत बार सुना होगा अगर आपने IFT के बारे में थोड़ा पढ़ा है या यूज़ किया है। सो दिस डिनोट्स द फ्लो ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ प्रेजेंट लोएस्ट लेवल टू द हाइएस्ट लेवल विच इज़ सिलेक्टेड बाय द बेस एंड पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द बेस लेवल इज़ 10 हर्ट्ज जो हमने फिक्स किया और स्पेक्ट्रम लेवल को मान लो मैंने यहाँ पे 60 आएगा, इट इज़ नॉट 50, इट इज़ 60 हर्ट्ज वेयर द फ्रीक्वेंसी स्वीप इज़ 10 to 60 हर्ट्ज। सो दिस इज़ नोन एज द स्वीप। अब इफेक्ट्स क्या होंगे IFT के? पेन कंट्रोल में हेल्प करेगा फॉर द न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन एंड एडिमा रिडक्शन। अब अगर सबसे पहले मैं बात करती हूँ पेन कंट्रोल की, तो इसमें हम हाई बीट फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। जो मैंने आपको बीट फ्रीक्वेंसी बताई थी, अगर वो ज़्यादा है अबाउट 100 हर्ट्ज तो इट इज़ अकम्पनीड बाय सेंसरी लेवल स्टिमुलेशन, इट एक्टिवेट्स द स्पाइनल गेट, यानी कि पेन गेट थ्योरी के थ्रू हमारा पेन रिलीफ होगा। अगर मैं लो बीट फ्रीक्वेंसी करती हूँ बिटवीन 2 to 10 हर्ट्ज तो ये मोटर लेवल पे अप्लाई करती है और ये ओपिएट्स का रिलीज़ कराती है और नार्कोटिक लाइक पेन रिडक्शन देती है। सो पेन कंट्रोल वाया गेट मैकेनिज्म यूजिंग IFT। तो इसके पैरामीटर्स और सेटिंग है, कैरियर फ्रीक्वेंसी इज बेस्ड ऑन पेशेंट कंफर्ट, बर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 80 to 150 हर्ट्ज, स्वीप इज फास्ट, इलेक्ट्रोड अरेंजमेंट क्वाड्रिपुलर, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द टारगेट एरिया, आउटपुट इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग सेंसरी लेवल एंड ट्रीटमेंट ड्यूरेशन इज 20 to 30 मिनट्स। अब अगर मुझे पेन कंट्रोल करना है वाया ओपिएट रिलीज यूजिंग IFT तो कैरियर फ्रीक्वेंसी पेशेंट कंफर्ट पर डिपेंड करेगी। बर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज बिटवीन 1 to 10 हर्ट्ज एंड 80 to 120 हर्ट्ज, स्वीप इज स्लो, इलेक्ट्रोड अरेंजमेंट सेम क्वाड्रिपुलर, आउटपुट इंटेंसिटी इज मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग सेंसरी लेवल एंड ट्रीटमेंट ड्यूरेशन इज 20 to 30 मिनट्स। तो ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए शो किया है कि अगर आपको पेन कंट्रोल करना है तो आप ये पैरामीटर को इस तरीके से सेट कर सकते हो, बट अगेन इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। Then the second use is the neuromuscular stimulation. So there is motor level stimulation using a pre-modulated current. अब ये pre-modulated current क्या होता है? It is the result of alternating current being mixed with the generator producing a sine or biphasic square wave while varying amplitude. So ये current हमें 2 electrode use करने होते हैं on a single channel and are indicated when the use of 4 electrode is impractical. So there we use pre-modulated current. नाउ मोटर लेवल स्टिमुलेशन यूजिंग अ प्री मॉड्यूलेटेड करंट। तो ये भी मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। कैरियर फ्रीक्वेंसी इज 2500 हर्ट्ज, बर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 30 to 60, बर्स्ट ड्यूटी साइकिल इज 10%, साइकिल ड्यूरेशन इज 400 माइक्रोसेकेंड, ऑन ऑफ ड्यूटी साइकिल इज 10 to 50 सेकेंड, 10:50 सेकेंड, ramp is 2 seconds, electrode placement is bipolar, output intensity is strong muscular contraction, discomfort may be experienced by the patient and treatment duration is 10 cycle or until fatigue occurs. Then the third point is the edema reduction. तो क्रॉनिक पोस्ट ट्रोमैटिक एडिमा है अगर पीसी पेशेंट को तो वो हम इंटरफेरेंशियल स्टिमुलेशन IFSS इंटरफेरेंशियल स्टिमुलेशन के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें हमारी बीट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 15 हर्ट्ज की। तो इससे हमारा वेनस एंड लिम्फेटिक रिटर्न भी बढ़ता है बिकॉज ऑफ द मोटर लेवल स्टिमुलेशन। क्यों? क्योंकि हम मोटर लेवल स्टिमुलेशन मतलब हम मसल को एक्टिवेट कर रहे हैं, मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं, तो उनका पंपिंग इफेक्ट होगा जिसको हम मिल्किंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो उससे हमारा वेनस और लिम्फेटिक रिटर्न जो है वो इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन, इवोक्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन डन बाय द IFT. So avoid unwanted joint motion that could produce further injury to the involved structures. इंडिकेशंस क्या होंगे इसके? एक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन, मसल स्पाज्म, एडिमा है, स्वेलिंग है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इज पेन ऑफ सेंट्रल ओरिजिन एंड पेन ऑफ अननोन ओरिजिन। प्रिकॉशंस आपको क्या क्या देखने हैं, ध्यान क्या क्या रखना है कि आपको इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो ढंग से इस्तेमाल करने हैं, वरना इट में कॉज बर्न और स्किन इरिटेशन। इंटेंस और प्रोलॉन्ग स्टिमुलेशन में रिजल्ट इन मसल स्पाज्म और मसल सोरनेस। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें ना बहुत ज़्यादा स्मॉल इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं करने होते IFT या प्री मॉड्यूलेटेड करंट के साथ, क्योंकि जितना ज़्यादा स्मॉल इलेक्ट्रोड होगा ना उसकी जो करंट डेंसिटी है
वो उतनी ही ज़्यादा हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका स्किन का बर्न है, स्किन बर्न होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि आईएफटी में हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी करंट दे रहे हैं, है ना। उसका बीट फ्रीक्वेंसी तो बीच में आ रहा है, बट इलेक्ट्रोड्स के नीचे तो हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़े नॉर्मल बड़े साइज़ के इलेक्ट्रोड्स हमें यूज़ करने चाहिए। नाउ द सेटअप एंड एप्लीकेशन। सो टर्न ऑफ द ऑन द यूनिट बाय एक्टिवेटिंग द पावर स्विच। आपने स्विच को ऑन किया, आपने सारे पैरामीटर सेट किए, इंटेंसिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, ठीक है। सिलेक्ट द एप्लीकेशन मोड। आप डिटरमाइन करो मोड को, क्वाड्रिपोलर, बाइपोलर। बीट फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करो अकॉर्डिंग टू द गोल ऑफ द ट्रीटमेंट। देन एडजस्ट स्वीप फ्रीक्वेंसी, स्वीप आप एडजस्ट करो। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन सेट करो। बिगेन द ट्रीटमेंट, ठीक है, स्टार्ट बटन दबा के धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाओ अंटिल एन अप्रोप्रिएट लेवल इज ऑब्टेन्ड। बैलेंस एडजस्ट करो, ठीक है, पेशेंट को कंफर्टेबल लगना चाहिए। सो दिस कवर्स द इंटरफेरेंशियल थेरेपी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। मैंने अपना लेवल बेस्ट ट्राई करी है समझाने का आप लोगों को। फिर भी इन केस अगर आपको कहीं जगह कोई डाउट है या फिर कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।